सभी को नमस्कार। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे वो सॉल्यूशन चैप्टर देख रहे थे। उसमें बोला गया था कि जाकर के जो भी सवाल पूछना है तो उसे व्हाट्सएप पर डालेंगे। तो मात्र एक बच्चे का सवाल आया है जो उसको मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। बाकी किसी का सवाल आया नहीं है, इसका मतलब और लोग सवाल बना नहीं रहे हैं। खैर जो भी हो वो आप लोग का त्रुटि है, आप लोग की गलतियां हैं, वो आप लोग जाकर के अपना समझेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यीय गुण, और उस अनुसंख्यीय गुण का 4 टाइप बताए थे, जिसमें से 3 टाइप हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास तक। एक देखे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा देखे हैं हम लोग क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा देखे हैं हिमांक में अवनमन। अब हम लोग चौथा यहां पर देखने जा रहे हैं, वो होगा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का परिभाषा और ऑस्मोसिस का परिभाषा देख लें, और उसके बाद तब फिर उसको आराम से एग्जाम्पल के रूप में उसको समझें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। जब अलग अलग सांद्रण युक्त किसी 2 विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के सहायता से एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तब निम्न सांद्रण युक्त विलयन का घोलक झिल्ली के छिद्र से होकर उच्च सांद्रण युक्त विलयन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस घटना को परासरण या ऑस्मोसिस कहा जाता है। इस दौरान उच्च सांद्रण युक्त विलयन
अणुओं के द्वारा इस घटना का विरोध किया जाता है। इसके लिए इन अणुओं के द्वारा विरोध में एक प्रकार का बल लगाया जाता है। इस बल को परासरण दाब कहा जाता है। हो गया। तो हम लोग यहां पर समझते हैं कि कोई भी दो अलग अलग सांद्रण युक्त विलयन लेते हैं और उसको एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के सहायता से दोनों को संपर्क में लाते हैं। बीच में एक झिल्ली डालते हैं और उसके बाद एक साइड विलयन दूसरा, एक साइड विलयन दूसरा, और उसके बाद छोड़ देते हैं। जब तो देखते हैं क्या होता है कि निम्न सांद्रण वाला जो विलयन होगा उसका घोलक झिल्ली के छिद्र से होकर उच्च सांद्रण युक्त विलयन की ओर प्रस्थान करेगा। यह घटना कहलाएगा परासरण या ऑस्मोसिस। अब इसके अलावा इस प्रक्रिया को जैसे इधर से जा रहा है तो उसको रोकने के लिए उच्च सांद्रण वाला मॉलिक्यूल इधर से फोर्स लगा रहा है, एक बल लगाता है। उस बल को कहते हैं हम लोग परासरण दाब। इसी को हम लोग बोलते हैं परिसारक दाब। तो दोनों एक ही चीज है, परासरण दाब कहे या परिसारक दाब कहे, दोनों बराबर है। तो जो भी दाब उसको रोकने के लिए लगाया जा रहा है उसी को परिसारक दाब या परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अब इसको वही फिगर के द्वारा दिखलाते हैं इसको। चलिए यहां पर फिगर में देखते हैं। एक लेते हैं, ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके अलावा इधर एक सॉल्यूशन लेते हैं, ये है निम्न सांद्रण युक्त विलयन। इधर दूसरा विलयन लेते हैं, तो ये है उच्च सांद्रण
युक्त विलयन। अब जैसे अगर हमको दोनों कांटेक्ट में रखेंगे तो कहता है इसका मॉलिक्यूल जो है इधर एंट्री मारना चाहेगा। तो इधर जो एंट्री मारना चाहेगा या मार रहा है, इस प्रक्रिया को घोलक के अणु के प्रवेश करने की प्रक्रिया इसको कहेंगे परासरण, ऑस्मोसिस। अब इसको रोकने के लिए इधर से मॉलिक्यूल कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। उच्च सांद्रण वाला घोल का जो है, तो इसके द्वारा अणु के द्वारा आरोपित दाब, इसको कहेंगे परासरण दाब। समझ रहे हैं इसको कि क्या क्या यहां पर कि निम्न सांद्रण वाला जो विलयन था वो विलयन इधर जाने का प्रयास कर रहा है, इसको कहेंगे, हमको प्रवेश करने की जो प्रक्रिया इसको कहेंगे परासरण। अब उच्च सांद्रण वाला जो विलयन है वो उसका अपोज कर रहा है कि मत आओ इधर, इस जो भी फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। यही परिभाषा है कि दो अलग अलग सांद्रण युक्त विलयन लेते हैं, जिसमें से निम्न सांद्रण वाला जो विलयन होगा उसका जो घोलक के अणु होगा वो इसके अर्धपारगम्य झिल्ली के जो छिद्र हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहा, मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा झिल्ली है जो सभी चीज को नहीं जाने देता, कुछ चीज को जाने देता है। जैसे हम लोग का स्किन, चमड़ा, ये क्या करता है, बाहर से बहुत सारी चीज अटैक कर रहा है हम लोग के शरीर पर, लेकिन सभी को अंदर प्रवेश नहीं करना। कुछ वैसा जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा सूक्ष्म जीव जो एंट्री कर करके अंदर में कुछ बीमारियों को फैलाने का प्रयास करता है, तो ये जाके जो छिद्र या उधर से जो देखते हैं क्या होता है, पसीना निकलता है लेकिन अदर चीज शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये जाकर के जो है कि हमको अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रहा है, अर्थात ये जाकर के जो है कि सेलेक्टेड चीज को, जिसको चयनित किया गया कि हाँ इसी को बाहर जाना है या इसी को अंदर आना है। जैसे गेटकीपर क्या करता है, गेटकीपर को यदि किसी ऑफिस के बाहर में लगा दीजिए, बैठा दीजिए, अब वहाँ प्रिंसिपल से मिलना है या वहाँ पर ऑफिस में जो भी आदमी पदाधिकारी हैं उनसे मिलना है, तो वो चुन के भेजता है किसको मिलने देने जाना है और किसको मिलने देने जाना नहीं है। गेटकीपर का काम वही है। तो जस्ट लाइक ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो भी उसका छिद्र जो है साइज के आधार पर उसी चीज को जाने देता है जो उसमें छिद्र में घुसने लायक रहेगा, बाकी को छान करके अलग कर लेगा। जैसे छन्ना पत्र, चाय छांकने वाला छकनी क्या करता है, चाय पत्ती डाले दूध में खौलाए, जो भी चाय बन गया। अब लिक्विड चाय जो है वो क्या चलाया, छन्ना पत्र से छान के छानते हैं तो नीचे चला आता है और चाय पत्ती ऊपर में बचा रह जाता है। आटा चालने वाला चालनी, आटा चालते हैं तो आटा नीचे चला आया, चोकर ऊपर रह गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जाकर के जो है कि साइज के आधार पर जाके उसका जो पार्टिकल्स, जो छन्ना पत्र का जो छिद्र है उस छिद्र जो है क्या करता है, जाने का अलाउ करता है कि तुम जाओ, ये नहीं जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो है घोलक को जाने दे रहा है। अब घोलक को जो जाने दे रहा है तो जाने की प्रक्रिया कहलाएगा परासरण, और इसका अपोजिट जो फोर्स लगेगा इसको कहेंगे परासरण दाब। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, पौधों के जड़ के द्वारा
सर्वप्रथम परासरण तथा परासरण दाब के कारण मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। जितना भी वृक्ष या पौधा जो भी है, मिट्टी से जो जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है, उसमें परासरण दाब और परासरण की प्रक्रिया यही काम करता है। और उसी के आधार पर वो जाकर के जो है कि मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके फिर जाइलम ऊतक के द्वारा, संवहनीय ऊतक जो जाइलम ऊतक है उसके द्वारा फिर जाकर के जो है कि पूरे पत्तियों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाया जाता है ताकि बाद में भोजन का निर्माण हो सके। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जब किशमिश को जल या दूध में डुबोया जाता है, तब वह फूल जाता है। यह प्रक्रिया भी परासरण के कारण संभव है। तीसरा, जब अंडा को स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर तथा नमकीन जल, साल्टी वाटर में अलग अलग रखकर उबाला जाता है, तब अंडा का आकार क्रमशः बढ़ता तथा घटता है। इस प्रक्रिया के दौरान भी परासरण एवं परिसारक दाब का उपयोग होता है। मतलब किशमिश को जब हम लोग पानी या दूध में रखते हैं तो वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो किशमिश का जो छिलका बाहर का है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी या दूध किशमिश में प्रवेश करेगा, अर्थात वहां पर परासरण का काम होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, उच्च सांद्रण की ओर जा रहा है, तो वहां पर परासरण काम के कारण जो किशमिश फूल जाता है। इसके अलावा यदि आप अंडा को उबलते हुए देखे होंगे तो फ्रेश वाटर में यदि उबालते हैं आप
तो अंडे का साइज बढ़ता है, हल्का सा बारीक सा बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जाके छोटा सा अंडा लगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हल्का सा मिलीमीटर का कुछ हिस्सा में जाकर बढ़ता है, जिस कारण अंडा का छिलका क्या होता है, चिनक जाता है, फट जाता है। तो उसमें कारण क्या होता है कि अंडा का छिलका जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, जबकि पानी जो हम लोग लिए हुए बर्तन में, वो पानी उसमें एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो अंडे का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा नमकीन पानी में लेकर जब गर्म करते हैं तब वहां पर क्या होता है कि मतलब अंडे में जो लिक्विड है वो ही कुछ बाहर निकल जाता है, जिससे अंडे का साइज बड़ा नहीं होकर क्या होता है, छोटा हो जाता है, घट जाता है, हल्का सा बारीक सा। तो ये दोनों ही प्रक्रिया ऑस्मोसिस के कारण पॉसिबल है, परासरण कारण पॉसिबल है, और परासरण दाब वहां पर अप्लाई होता है। मतलब यहां अंडा डाले हुए हैं, ये फ्रेश वाटर है, उबालने के पहले। अब यहाँ अंडे का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उबालने के बाद। इसी प्रकार से अब यहां पर ये जो पानी है साल्टी वाटर है, अब उबालने के बाद अंडे का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये उबालने के पहले, और ये उबालने के बाद। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अंडे के साइज में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है परासरण और परिसारक दाब दोनों के कारण संभव हो पाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है परासरण और परिसारक दाब का। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि क्या चना का फूलना, मटर का फूलना भी परासरण है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, वहां पर परासरण की क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि चना का जो छिलका है या मटर का जो ऊपर का छिलका है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य नहीं करता है। उसमें पानी जो प्रवेश करता है एक छोटा सा छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है, जिसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। उस माइक्रोपाइल के द्वारा उसमें प्रवेश करता है पानी। वो चना का या मटर का फूलना परासरण की क्रिया नहीं है। अब आगे हेडिंग देते हैं हम लोग, विलयन के प्रकार। इस परासरण दाब के आधार पर विलयन को बांटते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। परासरण दाब के आधार पर विलयन को निम्नांकित 3 भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर
समपरिसारक या समपरासरी या समपरिसारी। विलियन इंग्लिश में कई नाम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी दो विलियन का परासरण दाब आपस में समान हो तो उसे एक दूसरे का समपरिसारक विलियन कहा जाता है। दूसरा है निम्न परिसारक या निम्न परासरी या निम्न परिसारी विलियन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी विलियन का परिसारक दाब दूसरे विलियन के अपेक्षा कम हो तब उसे निम्न परिसारक विलियन कहा जाता है। और तीसरा उच्च परिसारक या उच्च परिसारी या उच्च परासरी विलियन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी विलियन का परिसारक दाब दूसरे विलियन के अपेक्षा अधिक हो तब उसे उच्च परिसारक विलियन कहा जाता है। ये तीन तरीका हो गया। पहला हो गया कि जब कोई दो विलियन है उसका परासरण दाब आपस में इक्वल हो, उसको कहते हैं समपरिसारक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
दूसरा हो गया जब किसी विलयन का परिसारक दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो तो उसको कहेंगे निम्न परिसारक विलयन। और तीसरा हो गया जब उसका परासरण दाब या परिसारक दाब का मान अधिक होगा तब उसको कहेंगे हम लोग उच्च परिसारक विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 टाइप में बांटते हैं। अब इसको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसको और समझ लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग के खोपड़ी में घुसे कुछ। नहीं तो दिमाग पर कोरोना का अटैक हो जाएगा। माना कि प्रथम विलयन का परासरण दाब इक्वल टू π1 या P1। दूसरे विलयन का परासरण दाब π2 या P2। केस 1, यदि π1 बराबर π2 तो दोनों विलयन क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरिसारक। केस 2, यदि π1 छोटा हो π2 से तो प्रथम विलयन जो होगा वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा विलयन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। केस 3, यदि π1 बड़ा हो π2 से तो प्रथम विलयन जो होगा वो होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा विलयन होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब यदि π1 छोटा है, पहला विलयन का परासरण दाब छोटा है तो वो हाइपोटोनिक मतलब निम्न परिसारक, ये हो जाएगा उच्च परिसारक। इसमें उल्टा है, π1 बड़ा है तो ये हाइपरटोनिक मतलब उच्च परिसारक है और ये क्या है? निम्न परिसारक। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि परासरण दाब के आधार पर विलयन को 3 भाग में बांटे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट आंसर टाइप में कभी कभार पूछ सकता है या पूछता भी है। तत्कालिक हम लोग देखें विलोम परासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस। जब किसी दो विलयन को नियंत्रित ताप एवं दाब
पर रखा जाता है तब उच्च सांद्रण वाला विलयन का घोलक अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्र से पार कर निम्न सांद्रण वाले या निम्न सांद्रण युक्त विलयन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रक्रिया को विलोम परासरण कहा जाता है। उल्टा होगा, परासरण का उल्टा। परासरण में क्या था? निम्न सांद्रण वाला विलयन का जो घोलक था वो उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर जा रहा था अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके, लेकिन इसमें क्या है, उच्च सांद्रण वाला जो विलयन है उसका माने जो घोलक है वो कहाँ जा रहा है? निम्न सांद्रण वाले की ओर। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे विलोम परासरण, अर्थात परासरण का विपरीत है, विपरीत परासरण भी कह सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग जब हो रहा है, जितना भी कैंट वाला मशीन लगा हुआ है पानी साफ करने के लिए, तो वहां पर देखिएगा आरओ लिखा रहेगा। तो आरओ का फुल फॉर्म हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, और सब कैंट वाला जो मशीन है यही काम करता है। उच्च सांद्रण वाले विलयन का जो घोलक है उसको निम्न सांद्रण वाले विलयन की ओर ला करके पीने लायक पानी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। बाकी उसका जो घुल्य है वो हमको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रक्रिया की उपयोगिता कठोर जल को पीने लायक जल, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। तभी तक हम लोग देखे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण विलयन का प्रकार, उसका एग्जाम्पल, और उसके बाद देखे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, अगले क्लास में परासरण दाब से रिलेटेड कुछ नियम, फॉर्मूला तैयार करेंगे, और उसके बाद तब फिर हम लोग वांट ऑफ, गुणक वगैरह सब देख करके चैप्टर को 2 क्लास में खत्म करेंगे। तो अगले 2 क्लास में चैप्टर खत्म होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।